दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 9 पाठ 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है। पहले सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न थे, दूसरे सेशन में बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ये तीसरा सेशन जा रहा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास नहीं पहुंच पाए थे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक छोटा सा सेशन आपके पास जा रहा है। ये भी आप याद करेंगे, बार बार देखेंगे, लिखेंगे नोटबुक में, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, वो आपका ज्ञान अधूरा ना रहे। 2 सेशन भेजने के बाद भी मैंने सोचा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी ज़रूरी है, कोई आधार होना चाहिए जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। तो एक बहुविकल्पी आपके पास भेजा। उन प्रश्नों को कैसे सेट करेंगे उसके लिए आधार ये छोटे छोटे दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न आपके पास भेज रहा हूँ। उन बहुविकल्पी प्रश्नों से इनको और बड़ा करके आपको याद करना है, लिखना है, अच्छी तैयारी करना है। चलिए, ये है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य के पराजय के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य के पराजय के क्या कारण थे? ये पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे रूसी साम्राज्य के पराजय के क्या कारण थे? यहाँ पे ये काट देना, ये बड़ा हो रहा था तो और छोटा किया, इसको समझिए, ये बड़ा हो रहा था और छोटा किया। सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन नाम था। सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी अलेक्सेंद्रा के जर्मन नाम होने और उसके घटिया सलाहकारों, विशेष रूप से रासपुतिन नामक, ये रासपुतिन के बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और आलोकप्रिय बना दिया। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उसके अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का आधिपत्य हो चुका था। यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगी। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्क फैक्ट्रियाँ
डमाडोल हो गई, वर्क फैक्ट्रियाँ के हालात बुरे हो गए। वर्क फैक्ट्री के हालात बुरे हो गए। वर्क फैक्ट्री के हालात बुरे हो गए। क्या है, ये कोशिश किया था छोटा का पर कि छोटा आंसर दूं आपको, पर उसके बाद भी लगा बहुत बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा और कट किया इसमें, क्योंकि मुझे ये दिखाना है आपके मतलब नॉलेज को ऐसा प्रदर्शित करना है कि बहुविकल्पियों को इसमें ज़्यादा सेट करें, इसलिए जो बड़ा हो रहा था और छोटा किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बड़ा हो रहा था इसको और छोटा किया ताकि बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही सदुपयोग आप लोग करें। तो ये पहला प्रश्न था, फिर से देख लेते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य के पराजय के क्या कारण थे, ये प्रश्न था। यहाँ पे मैं आपको बताया, ये कम किया था थोड़ा, ये इस उत्तर को थोड़ा और कम किया, ये थोड़ा और बड़ा था, तो ये यहाँ पे आपको काट देना है। ये इतना नहीं याद करना है। अब ये सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन नाम था, यहाँ से याद करना चालू करें और बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करें। सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी अलेक्सेंद्रा के जर्मन नाम होने और उसके घटिया सलाहकारों, विशेष रूप से रासपुतिन नामक एक सन्यासी, ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उसके अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का आधिपत्य हो चुका था। यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्क फैक्ट्रियां समाप्त होने लगीं। जैसा कि आपको बताया हूँ, यहाँ पे रासपुतिन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। उसमें जनता शुरुआत में इसका साथ देती है, पर जनता के हालात पर, रासपुतिन के कारनामों पर जार निकोलस द्वितीय ध्यान नहीं देता है। जनता के बार बार आग्रह करने के बाद भी वो राजमहल की कमियों की ओर नहीं ध्यान देता। धीरे धीरे जार निकोलस द्वितीय एवं राजमहल की तरफ से जनता का मोह भंग होने लगता है। अब विश्व युद्ध चालू था। इसमें जार निकोलस द्वितीय नवयुवकों को जबरदस्ती फौजों में भर्ती करने लगे, वही फौजें जो प्रथम विश्व युद्ध में शिकार हो रही थीं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लाखों सैनिक मारे गए। सैनिकों की कमी पड़ने लगी। फिर भी राजा को इस बात का ध्यान नहीं थी कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं। राजा नागरिकों को सेना में भर्ती करता, नागरिक मारे जाते, उसके घर वाले अनाथ होते।
इन सब कारणों से जो विदेशों से आयात निर्यात के इसके संबंध थे वो संबंध खराब हुए, क्योंकि जिस रास्ते से बाल्टिक सागर से आयात निर्यात हो रहा था उस सागर पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया, शत्रुओं का कब्जा हो गया। अब इनके छोटे छोटे उद्योग बंद होने लगे, छोटी छोटी वर्क फैक्ट्रियां बंद होने लगी, इनके आयात निर्यात ठप होने लगी, रेलवे लाइनें टूटने लगी, यहाँ तक कि ये अल्प विकास की अवस्था में, भूखमरी की अवस्था में रूस पहुंच गया। रूस के नागरिक रोटी के लिए मोहताज हो गए। और उसके बाद लुई 16वां प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद रूस की पराजय होती है। जार निकोलस द्वितीय ना घाट ना घर का रहता है, ना तो वो अपने देश की जनता को संतुष्ट कर पाता है और ना औद्योगिक धंधों को बढ़ा पाता है। और रूस की जनता जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ विद्रोह कर देती है, और ये विद्रोह करती है बोल्शेविक नेता लेनिन के नेतृत्व में। बार बार जनता के आग्रह को ठुकराने के बाद, बार बार रासपुतिन के और जरीना के संबंधों पर उंगली उठाने के बाद लुई 16वां को ध्यान तब आता है, लुई 16वां इस पर विचार तब करता है जब रूस की जनता क्रांति का रूप ले लेती है। लेनिन रूस की जनता के लोकप्रिय नेता बन जाते हैं और इस क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय, जरीना उसकी पत्नी, वो बदनाम संत रासपुतिन, सब का सफाया होता है। जार निकोलस द्वितीय फरवरी की क्रांति के बाद इस्तीफा दे देता है और जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हो जाता है। तो इस तरह आप लिखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ सेट करेंगे। तो ये प्रश्न भी बड़ा हो रहा था, इस प्रश्न को भी ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा भाग कट कर दिया कि इसमें अपना माइंड, अपना मस्तिष्क लगा के इसको आप बड़े करें, अपना मस्तिष्क लगाएं। और ये जो मैं 4 लाइन दे रहा हूँ इसको कम से कम 40 लाइन करें अपने दिमाग से बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो उत्तर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण, ये भाई आप इतना तो समझ ही जाएंगे, मात्रा लगा लेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों ना लाभ कमाने के लिए, पूंजीपतियों ने लाभ कमाने के लिए, देखिए यहाँ पे ये टाइप करते वक्त मात्रा इसमें भी थोड़ा कम किया था, पहले तो ज़्यादा था, ये कम किया, फिर बाद में यहाँ उत्तर लिख के यहाँ से चालू किया, तो ये उसमें के जो मात्राएं थी वो कट गई हैं। तो ये है औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया। फिर से सुन लें, क्योंकि यहाँ पे मात्राएं कट गई हैं। हम ज़्यादा बड़ा, एक बार बहुत बड़ा हो रहा था उसको वीडियो से कट कर दिया था, दोबारा फिर टाइप किया, पर इसमें इतने मसाले थे, इतनी बातें थी कि फिर बड़े हुए। फिर विचार किया, आप बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ सेट करके आप इसको बड़ा करेंगे और छोटा किया। तो रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो उत्तर है औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया।
यह मजदूरों को कम वेतन देते। ये लोग क्या करते थे? मजदूरों को कम वेतन देते तथा कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ये महिलाओं एवं बच्चों से ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसी कारण मजदूर एक होने लगे। परंतु वर्ष 1900 में इन पर हड़ताल करने एवं संघ बनाने पर रोक लगा दी गई। वर्ष 1992 पुरुष की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय। 1992 नहीं भाई, 1902 है। 1902 पुरुष की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, जिसके कारण यहाँ औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त था। लोगों के पास उद्योग धंधे लगाने के लिए पूंजी का अभाव था। विदेशी पूंजी पर रूस के धन को लूटकर स्वदेश पहुंचाते रहे। 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति रूस में यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक को एक ही पैराग्राफ में रखा हूँ। आप चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि राजनीति यहाँ से आ जाती है। वो आर्थिक सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति यहाँ से आ जाती है। रूस की 1905 से पूर्व की राजनीतिक स्थिति, ये आप चाहे हेडिंग डाल लेंगे या एक साथ लिखेंगे। आपको लिखना है ये सामाजिक स्थिति थी, समझिए। तो फिर अब आगे चलते हैं। 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति। 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? रूस में जार का निरंकुश शासन था। वर्ष 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक थी। यहाँ की जनता अभी भी पुरानी दुनिया की तरह रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक यूरोप के अन्य देशों की भांति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहे थे। रूस के कृषक, श्रमिक और जनसाधारण की हालात दयनीय थी। रूस में औद्योगिकरण देरी से शुरू हुआ। समाज में विषमता व्याप्त थी। राज जनता को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका दैवी सिद्धांत में प्रबल विश्वास था। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है रूस की क्रांति जो 1905 में होती है, जिसको बोलते हैं खूनी रविवार की घटना। तो यहाँ आप लिखना चालू करेंगे। 1905 से पूर्व रूस के सामाजिक स्थिति दयनीय थी। ऊंच नीच का भेदभाव था। एक राजा जनता के शोषण करते थे, जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं देते थे। जनता में जो वर्ग विभेद था उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जबकि रूस की जनता बार बार अन्य देशों की ओर देखती, समाचार माध्यमों से लोगों के द्वारा और देश में सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उस आधार पर रूस की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। और यही कारण था कि 1905 में क्रांति हो जाती है। पादरी गयपान के नेतृत्व में जनता रविवार के दिन राजमहल की ओर कूच करती है, जिसमें 100 से अधिक सदस्य मारे जाते हैं, 300 से अधिक सदस्य घायल होते हैं। उसके बाद फिर आगे चाहेंगे तो ये सामाजिक स्थिति में लिख देंगे। फिर आर्थिक स्थिति हेडिंग डालना चाहेंगे तो आर्थिक स्थिति, रूस की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। जो राजघराना था, जो उसके मंत्री थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जनता की ओर ध्यान नहीं दिए।
अपने ही विकास पे ध्यान देते रहे। उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी फेल होती नजर आई, क्योंकि अन्य देश व्यापार आयात निर्यात को बढ़ावा दे रहा था और रूस और उसका राजघराना, उसके कार्यकर्ता, उसके मंत्री अपने ऐशो आराम में ज़िंदगी बिता रहे थे और उसके लिए जनता के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहे थे। उनको उनके विकास के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बल्कि रूस की जनता का शोषण करते हुए अपना विकास कर रहे थे। फिर तीसरी हेडिंग डालना चाहेंगे तो तीसरी हेडिंग, या एक में लिखना चाहेंगे तो एक में, रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ जार निकोलस द्वितीय को अपने देश का विकास करना चाहिए था। वो विकास के नाम पर विदेशों से झगड़े, विदेशों से लड़ाई झगड़ों के चक्कर में स्वरोजगार या बड़े उद्योग धंधे नहीं लगा पा रहे थे। जो नवयुवक थे उनको फौजों में भर्ती करके यहाँ पे नागरिकों को, जो योग्य नागरिक थे, जो योग्य रोजगार में, जो धंधों में अच्छा रूस का विकास कर सकते थे, उनको फौजों में भर्ती करके यहाँ पर अच्छे नागरिकों का अकाल जैसे पड़ जाता है। विदेशी लोग रूस से व्यापार करने से कतराते हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े उद्योग थे वो चौपट हो जाते हैं। अब छोटे उद्योग जो बचे तो उन छोटे उद्योगों को जो घरेलू पूर्ति के लिए था उसका विकास होता है, पर बाहरी आयात निर्यात ना होने के कारण रूस एक दायरे में सिमट कर रह जाता है और रूस की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जाती है। और इस सब का कारण केवल और केवल लुई 16वां की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अयोग्यता का परिचय देती है। तो इस तरह आप बढ़ा के जो बहुविकल्पी प्रश्नों को है, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप उन प्रश्नों को इसमें और सेट करें। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, खूनी रविवार क्या है? इसके बाद इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। खूनी रविवार क्या है? इसके बाद किस घटनाक्रम, ये इस नहीं है, किस है भाई, ये किस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, ये किस है। देखिए टाइपिंग में जब ज़्यादा टाइपिंग होगी तो मिस्टेक होगा, ये निश्चित है। हाथ से लिख के डालेंगे तो वो समझ में नहीं आता, लिखने में, याद करने में, और टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी। तो आप इतने योग्य हो चुके हैं कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिर भी आप लोग भी समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो खूनी रविवार क्या है? इसके बाद किस घटनाक्रम की शुरुआत हुई? तो चलिए खूनी रविवार के बारे में पहले बात करते हैं। क्या है ये खूनी रविवार? क्या है? जनवरी, ये जनवरी है भाई, ये जनवरी है। जनवरी 1905 में जार से याचना करने के लिए एक रविवार को, उत्तर यहाँ पे भी वो कट गए हैं तो उसको हम लिखने का प्रयास किए हैं। फिर भी आप जहाँ कहीं भी ये कमी हो वो कमी दूर करेंगे और अच्छी तरह याद करेंगे, समझेंगे। जनवरी 1905 में जार से याचना करने के लिए एक रविवार को मजदूरों ने पादरी गयपान के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। किंतु जब जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस तथा कोसाइक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक मजदूर मारे गए तथा लगभग 300 घायल हुए। ये घटना रविवार के दिन हुई, अतः यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इसको दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें
क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे तो उसमें ये बड़ा वीडियो होगा। जो हम छोटा चाहते थे कि छोटा से छोटा सेशन ये आपके पास जाए, वो आप अपने माइंड का, अपने दिमाग का प्रयोग करके इनके उत्तर को बड़ा करें। तो चलिए आप इसकी स्टार्ट ले लेंगे इसका भी, और आपको दीर्घ उत्तर ये प्रश्न अपने दिमाग से बढ़ा के लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को ही शुरू कर दिया। जैसे आपका प्रश्न है खूनी रविवार की घटना क्या है, ये आप समझिए, बताया। अब उसके बाद क्या चालू हुआ, उसके बाद की क्या प्रक्रिया हुई, ये यहाँ पे आपसे बताया जा रहा। जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर दिया, जिसे 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरे देश में हड़ताल हुई। 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार की घटना या खूनी रविवार घटना या 1905 की क्रांति या रूस की पहली क्रांति, ये सब एक ही नाम है के नाम से जाना जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरे देश में हड़ताल हुई। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए छात्रों ने बहिष्कार किया तो विश्वविद्यालय बंद हो गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों एवं अन्य मध्यम श्रेणी के मजदूरों ने यूनियन ऑफ यूनियंस बनाया तथा एक संविधान सभा की मांग की। ये खूनी रविवार की घटना के बाद होती है। खूनी रविवार घटना रूस में होती है। इसमें पादरी गैपान के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस राजमहल की ओर जा रहा था, पर वहाँ से आदेश आता है गोली चलाने का। गोली चला दी जाती है तो 100 लोग मारे जाते हैं, 300 से अधिक घायल होते हैं। इस घटना के बाद इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहते हैं। रूस की पहली क्रांति कहते हैं, 1905 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बाद वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गई, हड़तालें शुरू हो गई, नागरिक स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। डॉक्टर, वकील, कृषक अपनी अपनी शिकायतों के द्वारा राजमहल को घेरने का प्रयास करने लगे और अपने अधिकारों को मांगने लगे। रूसी की पहली क्रांति के कारण राजमहल राजा जार निकोलस द्वितीय के सामने अनेक कठिनाइयाँ आईं, क्योंकि रूस की जनता जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हो चुकी थी। छोटे वर्ग जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हो चुके थे। मध्यम वर्ग दोनों तरफ से पिस रहा था, ना तो उसके पास भोजन की व्यवस्था थी और ना सरकार के द्वारा उन्हें कोई रोजगार या कोई आश्वासन दिया जा रहा था। तो रूस में औद्योगिक समाज, मध्यम वर्ग और श्रमिक, किसान, वकील, डॉक्टर, शिक्षक सब जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे, हड़ताल करने लगे। और रूस के हालात ऐसे बने कि एक हड़तालों की क्रांति की एक श्रृंखला शुरू हो गई। तो चलिए अब इसमें आपको भी अपना दिमाग लगा के और बड़ा बना देना है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात कैसे थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात कैसे थे? तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको सेट करना है। हम एक आपको आधार दे रहे हैं, आपको एक भूमिका दे रहे हैं, किस आधार पे प्रश्नों को आप बड़ा करके लिखेंगे। पर आपको इन प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा बड़े बना देना है, मतलब ज़्यादा पेज का कर देना है, ताकि ये लगे कि आपकी अच्छी जानकारी, अच्छी पकड़ है। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 4।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात कैसे थे? तो उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात निम्न प्रकार थे। ऐसा लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात निम्न प्रकार थे। नंबर 1, रूसी सेना अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 1916 के बीच बुरी तरह हारी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे भागते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया ताकि शत्रु सेना उस जगह टिक ना सके। फसलों एवं इमारतों के विनाश ने रूस में लगभग 30,000 से अधिक लोगों को शरणार्थी बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात कैसे बने, तो उसी पे आपको लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के हालात निम्न प्रकार थे। रूसी सेना अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 1916 के बीच बुरी तरह हारी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे भागते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया ताकि शत्रु सेना उस जगह टिक न सके। फसलों एवं इमारतों के विनाश ने रूस में लगभग 30,000 से अधिक लोगों को शरणार्थी बना दिया। नंबर 2, नंबरिंग करके लिखेंगे। नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध में हुए नरसंहार से सरकार जार को अलोकप्रिय बना दिया। सैनिक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध में हुए नरसंहार से सरकार किसकी थी? जार निकोलस द्वितीय की। जार को अलोकप्रिय बना दिया। सैनिक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। 3 नंबर डालेंगे। युद्ध का उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उसके अपनी उद्योग संख्या में बहुत कम थे तथा बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण देश को कच्चा माल भी मिलना बंद हो गया था। युद्ध का उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उसके अपनी उद्योग संख्या में बहुत कम थे तथा बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण देश को कच्चा माल भी मिलना बंद हो गया। 4था नंबर डालेंगे। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस के औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से बेकार होने लगे। आप देखेंगे जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रखा हूँ वो भी एक दूसरे से कांटेक्ट करके आपको शब्दों के जरिए उत्तर को घुमा देना है। एक बार 2 बार सेशन को देखें, एक बार लिखें और उन बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्नों को बार बार देख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और उन प्रश्नों को यहाँ सेट कर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आधार हम आपके सामने रख रहे हैं। तो नंबर 4, यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस के औद्योगिक उपकरण भी अधिक तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया। परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई और आवश्यक सामान बनाने वाली छोटी छोटी कार्यशालाओं को अंत कर दिया गया। अनाज का एक बड़ा भाग सेना का पेट भरने के लिए भेज दिया गया। इस तरह अब चलिए अगला प्रश्न 7 नहीं भाई, ये अगला प्रश्न नंबर 5 है। इसको आप 5 मानेंगे क्योंकि 5 और 6 प्रश्न को हटा दिया। 1 2 3 4 आपके सामने आया, 1 2 3 4 सामने आया और 5 6 को हटा दिया था तो ये 7 बचा था, 7 को ले लिया, 2 प्रश्न और कम कर दिए थे तो प्रश्न नंबर 7 अब प्रश्न नंबर 5 हो गया। लेनिन कौन था? 1917 की रूसी क्रांति
में उसके योगदान का वर्णन करें। रूसी क्रांति में उसके योगदान का वर्णन करें। लेनिन कौन था? 1917 की रूसी क्रांति में उसके योगदान का वर्णन करें। तो उत्तर पे आ जाएं। लेनिन बोल्शेविक दल का एक नेता था। वह समाज तथा देश में बदलाव के लिए क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता था, लेकिन मजदूरों में आर्थिक समानता भी लाना चाहता था। उसके विचार में संसदीय तौर तरीके रूस जैसे देश में बदलाव नहीं ला सकते थे, जहां लोकतंत्रात्मक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई संसद नहीं थी। अंततः बोल्शेविक रूस में 1917 में एक सफल क्रांति ला सके लेनिन, और उन्होंने देश तथा समाज का ढांचा पूरी तरह बदल दिया। लेनिन मतलब उसने या लेनिन ने मजदूरों को 1917 की रूसी क्रांति के लिए एक हथियार के रूप में संगठित किया। उसने युद्ध का अंत करने और किसानों को स्थानांतरित करने की कोशिश की। केरेंस्की की सरकार के पतन के बाद लेनिन विश्व की प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया बना। तो इस तरह से यहाँ पे लेनिन के बारे में आपको बताया। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेता था। ये जो फरवरी की क्रांति होती है वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय को परास्त करता है। जार निकोलस द्वितीय के इस्तीफा के बाद लेनिन शासन में आता है। लेनिन शासन में आने के पहले ही जार निकोलस द्वितीय के इस्तीफा के बाद लेनिन को शासन में आना चाहिए था, पर उस वक्त लेनिन स्विट्जरलैंड गया रहता है, स्विट्जरलैंड में था, और यहाँ पे अल्पमत की सरकार बन जाती है। अल्पमत की सरकार के नेता कौन होते हैं? मेनशेविक दल के नेता केरेंस्की। केरेंस्की सरकार पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ये अल्पमत की सरकार थी, ये केरेंस्की की सरकार थी, ये मेनशेविक दल की सरकार थी। पर जब स्विट्जरलैंड से लेनिन वापस आता है तो लेनिन बहुमत बोल्शेविक दल बहुमत में रहता है, पर स्विट्जरलैंड जाने के कारण वो सरकार में नहीं आ पाते हैं। अब लेनिन केरेंस्की के खिलाफ बगावत करते हैं, अल्पमत की सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं, पर उसमें अकेले सफल ना होने के कारण वो ट्राटस्की से मदद लेते हैं। वो लेनिन की लाल सेना ट्राटस्की के साथ मिलकर ट्राटस्की के विचारों से मेल मिलाप करके उनके विचारों के आधार पर रूस में तीसरी क्रांति होती है, जिसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लेनिन केरेंस्की के शासन को उखाड़ फेंकता है और पहला साम्यवादी देश घोषित करता है, और लेनिन बोल्शेविक दल का नेता लेनिन रूस में एक अस्थायी और विकासवादी सरकार की स्थापित करता है। तो इस प्रकार लेनिन का रूस में ये योगदान था, ऐसा लिखेंगे। फिर आखिर में लिख देंगे, जहाँ तक मेरा विचार है रूस को सही रास्ते पर लाने के लिए लेनिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए, ये जो इसमें भी बड़े हो रहे थे इसको बीच और छोटा किया। जो 7 प्रश्न था उसको 5 प्रश्न किया। अब ये 5 प्रश्नों को आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। हम व्याख्या किए हैं, पर हमसे ज़्यादा आपको बहुविकल्पी, क्योंकि आपको बहुविकल्पी आप प्रश्न पढ़ेंगे, आपके माइंड में रहेगा, वो उठा उठा के यहाँ सेट करते जाएंगे। तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को 2-3 बार देखें, सेशन को नोटबुक में लिख लें। अति लघु आपके पास भेज दिया हूँ, उसको 1-2 बार देखें सेशन को, उसको थोड़ा और बढ़ा के लिखें नोटबुक में। अब ये तीसरा सेशन पार्ट 2 से जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करना बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके। तो चलिए, अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।